नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरौल अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो एक महत्वपूर्ण विचारधारा है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। हम जानेंगे कि आदर्शवाद का अभिप्राय क्या है, उसका विकास किस तरह से हुआ है, कौन प्रमुख आदर्शवादी विचारक हैं, इस विचारधारा को किन नामों से जाना जाता है, इसके कौन से प्रमुख सिद्धांत और मान्यताएं हैं, विचारों की दृष्टि से इसके रूप कौन से हैं और आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो हम थोड़ा सा इसकी सामान्य जानकारी पर चर्चा करेंगे कि आदर्शवाद का जो मूल कॉन्सेप्ट है, जो मूल उसकी संकल्पना है, वो मेटाफिजिक्स के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तत्व मीमांसा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी इस शाखा को, ज्ञान की शाखा को भली भांति जानते हैं। इसमें ये विचार किया जाता है कि सृष्टि का सार तत्व क्या है, सृष्टि का इसेंस क्या है। आदर्शवाद के अंतर्गत ये विश्वास किया जाता है कि इस जगत में जिन वस्तुओं का अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस में हैं, वे भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, मटेरियल थिंग्स नहीं हैं, बल्कि वे केवल मानसिक वस्तुएं हैं, मेंटल एंटिटीज हैं। अर्थात प्रत्यय या विचार तत्व यानी आइडिया ही है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि सृष्टि का मूल तत्व या सार तत्व जड़ पदार्थ अर्थात मैटर नहीं है, बल्कि चेतना है, कॉन्शियसनेस है। यह सिद्धांत जड़वाद या भौतिकवाद के विपरीत एक नया रूप प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार भौतिक जगत की तरह सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं भी प्रत्ययों की अभिव्यक्ति मात्र हैं। अतः इतिहास के किसी भी चरण में सामाजिक संस्थाओं में निहित प्रत्यय, जिनका उन्नत, उत्कृष्ट या उदात्त होगा, वह समाज उतना ही उन्नत और महान होगा। और इस तरह यह सिद्धांत आदर्श की कल्पना से अनुप्राणित होकर आदर्शवाद का रूप धारण कर लेता है। आदर्शवादी जो विचारधारा है, इसको आंग्ल भाषा के, अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द का रूपांतरण माना है। लेकिन आइडियलिज्म शब्द आइडियल से नहीं बल्कि आइडिया से बना है, और जिसका अर्थ है विचार। इस प्रकार ये विचारधारा आइडियल पर नहीं वरन आइडिया अर्थात विचार पर आधारित है। एक वैचारिक व्यवस्था के आधार पर हम बात करें तो आदर्शवादी राजनीतिक चिंतन का जो विकास है वो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। ये बात अलग है कि आदर्शवाद की जो मूल मान्यताएं हैं वो यूनानी चिंतन में प्लेटो और अरस्तु के विचारों में विकसित होती हैं। लेकिन एक सिस्टमेटिक विचार दर्शन की बात करें, एक व्यवस्थित विचार दर्शन के रूप में देखें तो आधुनिक काल में जर्मनी में कांट और हीगल जैसे दार्शनिकों ने इसका प्रतिपादन किया है। आदर्शवाद जैसे जैसे
विकसित हुआ है। इसके दो रूप हैं, एक उदार आदर्शवाद और दूसरा है उग्र आदर्शवाद। कांट उदारवादी आदर्शवाद का प्रणेता है और हीगल उग्रवादी आदर्शवाद का, दोनों जर्मनी के हैं। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में टी.एच. ग्रीन ने आदर्शवाद का प्रतिपादन किया, जिसने कांट के उदारवादी आदर्शवाद का अनुसरण किया। इंग्लैंड में ही ब्रैडले और बोसांके ने हीगल के आदर्शवादी चिंतन को आगे बढ़ाया है। तो इस तरह से आदर्शवाद के दो रूप हैं, उदार आदर्शवाद जिसके पैरोकार, जिसके प्रमुख जो चिंतक हैं, विचारक हैं, वो कांट है और टी.एच. ग्रीन है। कांट को जर्मन आदर्शवाद का जनक माना जाता है। कांट ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और विशेषकर वो शांतिवादी विचारक है, व्यक्ति की गरिमा का उपासक है। ये आदर्शवादी जो हैं, इन्होंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए, कांट हो, हीगल हो, ग्रीन हो, ब्रैडले, बोसांके, हीगल को तो दार्शनिकों का दार्शनिक कहा गया है और उन्होंने अपनी तर्क प्रणाली के आधार पर अपने खास तरह के विचार प्रस्तुत किए हैं। तो वो हम देखेंगे कि इनके अलग अलग विचारों में किस तरह से भिन्नता है, लेकिन सभी आदर्शवादियों के जो कॉमन विचार हैं उसके आधार पर जो मूल मान्यताएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। यों अलग अलग विचारक जो हैं आदर्शवाद को भी अलग अलग तरीके से कहते हैं। कुछ विचारक इसको दार्शनिक सिद्धांत कहते हैं, कुछ इसको आध्यात्मिक सिद्धांत कहते हैं, कुछ राज्य का आदर्शवादी नैतिक सिद्धांत कह देते हैं, कुछ इसको प्रत्ययवाद कह देते हैं। खास बात यह है कि आदर्शवादियों ने राज्य के स्वरूप की, राज्य और व्यक्ति के संबंधों की व्याख्या और राज्य की समस्याओं का दार्शनिक आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। और उनका यह मानना है कि राज्य कृत्रिम संस्था न होकर एक ऐसी प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है जिसे मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। आदर्शवाद की आधारभूत मान्यता है राज्य एक नैतिक संस्था है और ये व्यक्ति के नैतिकीकरण करने की संस्था है। और वो ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन का जो उद्देश्य है वो नैतिक श्रेष्ठता को प्राप्त करना है और वो अपना डेवलपमेंट राज्य में रहकर कर सकता है और राज्य और उसमें कोई आपस में विरोध नहीं है। तो इसमें जो इनके प्रमुख सिद्धांत हैं आदर्शवादियों के, उनको यदि हम देखें तो ये आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य एक दैविक संस्था है, डिवाइन इंस्टीट्यूशन है। और विशेषकर हीगल इसको स्पष्ट करते हैं कि राज्य जो है आत्म तत्व की मूर्त संस्था है। इस तरह से ये दैविक विचार का सर्वोत्तम मूर्त रूप है। हीगल का एक फेमस कोटेशन है, फेमस उद्धरण है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। कैसे है? क्योंकि आत्म तत्व जो है वो ईश्वर का रूप है और राज्य उस आत्म तत्व का अंश है, क्योंकि राज्य व्यक्तियों से मिलकर बनता है और आत्म तत्व जो है वो उस परम तत्व यानी ईश्वर का एक रूप है।
और राज्य उस आत्म तत्व का अंश है, इसलिए राज्य भी ईश्वर का ही एक रूप है। और राज्य को दैविक मानते हुए हीगल, हाब्सबर्ग जैसे जो सामाजिक समझौतावादी हैं, उनकी धारणा का खंडन करता है। वो समझौतावादी कहते हैं कि राज्य मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम संस्था है। ये आदर्शवादी राज्य को कृत्रिम संस्था मानने के बजाय राज्य को एक दैविक संस्था घोषित करते हैं। दूसरा है, ये मानते हैं कि राज्य साध्य है, साधन नहीं। आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य एक साध्य है, राज्य से उच्च कोई और उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि राज्य आत्म तत्व की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। आत्म तत्व अपनी आत्मानुभूति की जिस यात्रा को प्रारंभ करता है, उसकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति राज्य है। जब हम उसके द्वंद्वात्मक सिद्धांत को पढ़ेंगे, उसके 3 पार्ट हैं, वाद, प्रतिवाद, संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। तो वो वाद में आत्म तत्व को रखता है, फिर उसके बाद सिविल समाज को रखता है, वाद में परिवार, दूसरा प्रतिवाद में सिविल समाज, और संवाद के रूप में वो राज्य को रखता है। तो इस तरह से जो आत्म तत्व यात्रा करता है, उसकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति जो है वो राज्य है, और उस आध्यात्मिक शक्ति की अंतिम चोटी राज्य है। तो राज्य को साध्य बताकर हीगल जैसे आदर्शवादी व्यक्ति को राज्य का साधन बताते हैं, जबकि दो दूसरी विचारधाराएं हैं, वो व्यक्ति को साध्य मानती हैं और राज्य को साधन मानती हैं, लेकिन आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। ये इम्पोर्टेंट और बुनियादी फर्क है, और ख़ास तौर पर उदारवाद में और आदर्शवाद में भी ये बुनियादी फर्क है। तीसरा है, राज्य का अपना व्यक्तित्व होता है। हीगल जैसे आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य का अपना स्वयं का व्यक्तित्व है। मनुष्य में पाई जाने वाली जो शक्ति तथा मनुष्य की विवेकशीलता की ये सर्वोच्च प्रतिमूर्ति है। राज्य की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है, उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। राज्य केवल व्यक्तियों की इच्छाओं का योग नहीं होता, उसका अपना स्वयं का जीवन होता है। मनुष्य के जीवन का अंत उसकी मृत्यु के साथ हो जाता है, लेकिन राज्य का जो जीवन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। किसी व्यक्ति का केवल वर्तमान है, किंतु राज्य का वर्तमान भी है, भूतकाल भी है, भविष्य भी रहता है। तो आदर्शवाद की ये मान्यता है कि राज्य का अपना पृथक व्यक्तित्व होता है। इसमें हम फिक्टे नामक एक विचारक हैं, विद्वान हैं, उनका कोटेशन उद्धृत करना चाहेंगे। वो कहते हैं कि जिस प्रकार तैल चित्र तेल कणों का केवल समूह नहीं, उससे अधिक होता है, और जिस प्रकार एक पत्थर की मूर्ति संगमरमर के कणों का समूह नहीं होती, और जिस प्रकार मनुष्य अपने घटकों रक्त धमनियों का समूह न होकर उससे अधिक है, ठीक उसी प्रकार राज्य भी व्यक्तियों का समूह न होकर उससे अधिक है। तो ये आदर्शवादी दार्शनिक आधार पर अपनी बात को रखते हुए कहते हैं कि राज्य का अपना एक व्यक्तित्व है, अलग व्यक्तित्व है। व्यक्ति का तो उसकी मृत्यु के साथ जीवन खत्म हो जाता है, राज्य तीनों कालों में मौजूद रहता है। एक और प्रमुख सिद्धांत है उनका कि राज्य की सावयव एकता, अर्थात व्यक्ति और राज्य में कोई परस्पर विरोध नहीं है। हीगल तो ये कहते हैं कि राज्य को एक सावयव के रूप में समझा जाना चाहिए। राज्य एक संपूर्ण इकाई है जो अपने विभिन्न अंगों के योग मात्र से अधिक होता है। सावयव का क्या रूप है?
मतलब क्या है कि जैसे शरीर और उसके अंगों के बीच में संबंध होता है, उसी प्रकार राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध होता है। जिस प्रकार शरीर के अंगों का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, उसी प्रकार राज्य से भिन्न भी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। व्यक्ति के अधिकार, उसके व्यक्तित्व का महत्व केवल इसलिए है कि वे राज्य रूपी विशाल शरीर के अंग मात्र हैं। व्यक्तिवादियों की जो यंत्रवादी धारणा थी, उसका खंडन करते हुए हीगल यह धारणा प्रस्तुत करता है कि राज्य की सावयव एकता होती है। व्यक्ति इस राज्य रूपी शरीर का अंग है और इन अंगों का महत्व, इनकी सार्थकता केवल इसी बात में है कि वे शरीर के अंग मात्र हैं। और इसी तर्क के आधार पर हीगल यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि मनुष्य को, जो कि राज्य रूपी शरीर का अंग है, राज्य के पूर्ण अधीन कर देना चाहिए। राज्य को व्यक्ति पर सर्वोच्च अधिकार है। व्यक्ति का यह सर्वोच्च कर्तव्य है कि वो राज्य का सदस्य हो। जैसे शरीर का अंग, फॉर एग्जाम्पल, शरीर का हाथ यह नहीं पूछता कि उसे शरीर की आज्ञाओं का पालन क्यों करना चाहिए, उसी प्रकार व्यक्ति भी यह नहीं पूछता कि उसे राज्य की आज्ञाओं का पालन क्यों करना चाहिए। हाथ की यह नियति है कि वो शरीर की एकता के लिए शरीर के आदेशों का पालन करे, उसी भांति व्यक्ति की नियति है कि वो राज्य की सावयवी एकता के लिए राज्य के आदेशों का पालन करें। राज्य को नैतिकता की सजीव प्रतिमूर्ति कहा गया है। आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य में मनुष्य के जो चंचल उद्वेग हैं, उनकी शुद्धि होती है और इस प्रकार उनका संपूर्ण जो जीवन है विवेकशीलता से संगठित होता है, जिससे वो अपने सच्चे विवेकशील उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। और व्यक्ति की विवेकशीलता का जीवन और उसकी सच्ची नैतिकता राज्य की सहायता, राज्य के मार्गदर्शन में ही संभव है, क्योंकि राज्य ही नैतिकता की सजीव प्रतिमूर्ति है। उसी में रहकर ही वो अपना नैतिक विकास कर सकता है। इसके अलावा राज्य की आज्ञा पालन करने में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता है। जो हमने सावयव सिद्धांत प्रस्तुत किया, राज्य का सावयव एकता की जो बात कही, उसी में इसका उत्तर निहित है कि राज्य की आज्ञा पालन में व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे है। कैसे है? क्योंकि आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता का संरक्षक है। राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती, बल्कि स्वतंत्रता का दायरा विकसित होता है। राज्य के बाहर, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता कभी नहीं होती। आदर्शवादियों का मानना है कि एक परिपूर्ण राज्य में ही परिपूर्ण स्वतंत्रता है। इसलिए व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता केवल राज्य के कानूनों को स्वेच्छा से पालन करने में है। हीगल तो कहते हैं कि राज्य के कानून में व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई अंतर्विरोध है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य भी तो उस आत्म तत्व का ही अंश है, किंतु वह अपूर्ण अंश है। जब अपूर्ण मनुष्य अपने आप को राज्य की पूर्णता के साथ एकाकार कर देता है, तो सच्चे अर्थों में वो स्वतंत्र हो जाता है। तो हीगल का यह कहना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य की आज्ञाओं का पालन करना, राज्य के कानूनों का स्वेच्छा से पालन करना, क्योंकि सावयव एकता है। तो जिस तरह से शरीर और अंगों के बीच में संबंध है, उनका आपस में कोई विरोध नहीं हो सकता है, ऐसे ही राज्य और अंगों के बीच में कोई विरोध नहीं हो सकता। और लास्ट है, राज्य की आधार जो है वो बल नहीं, इच्छा है। विल नॉट पावर इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। और विशेषकर ये उदार आदर्शवादियों का, टी.एच. ग्रीन का ये कथन है कि राज्य, व्यक्ति जो है राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए नहीं करते हैं कि वो बलपूर्वक मनवाता है या मनवा सकता है, बल्कि इसलिए करते हैं कि वास्तव में राज्य शक्ति, राज्य के कानून, उसके आदेश सामान्य इच्छा के मूर्त रूप होते हैं, जिसे व्यक्ति की अपनी औचित्यपूर्ण इच्छा भी उसमें शामिल होती है। कहने का मतलब है कि राज्य के कानूनों, आदेशों का पालन करते समय व्यक्ति अपनी ही सदिच्छा का पालन कर रहे होते हैं। ग्रीन के अनुसार यदि राज्य उत्पीड़न करके आज्ञाओं का पालन कराता है,
तो राज्य कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। ग्रीन का साफ कहना है कि ये राज्य का जो आधार है सामान्य उद्देश्य की सामान्य चेतना है। तो ये आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत और मान्यताएं हैं। आगे हम इसकी आलोचना और इसके रूपों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।